welcome back to my YouTube channel. And student, today we are going to discuss the most important topic of class 11, that is the prokaryotic cell. Yes, in our previous video we have already discussed the basic fundamentals of cell, the basic unit of life, cell size and shapes and the types of cells. Okay, and today we are going to start the prokaryotic cells. So let's start in today's lecture. Hey student, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will start the prokaryotic cell. What is the prokaryotic cell? प्रीवियस वीडियोस में हमने थोड़ा सा बेसिक क्लियर किया था टाइप्स ऑफ सेल्स में कि प्रोकैरियोटिक सेल्स नॉर्मली जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स. वी कैन से दैट ओके कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं. सो कुछ स्ट्रक्चर के बेस पे मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी और आपको स्ट्रक्चर वाइज क्लियर कराऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो एक कंफ्यूजन होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है तो स्टूडेंट नॉर्मली रॉन्ग कर देते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आज कुछ स्ट्रक्चर के बेस पर ही हम इसे डिस्कस करेंगे और यू कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल अबाउट दिस वीडियो. ठीक है, तो भाई देखते हैं कि जो सबसे पहली चीज है दैट इज द सेल साइज. सेल साइज की हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल और द बैक्टीरियल सेल. हमने बात की थी कि जितने भी बैक्टीरियल सेल आते हैं, ठीक है, वो सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर में आते हैं. ठीक है, तो अगर सेल साइज की हम बात करें स्टूडेंट, तो जो बैक्टीरियल सेल का साइज होता है दैट इज द 0.5 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन. ठीक है, माइक्रोमीटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो हम इसकी यूनिट भी माइक्रोन में लिखते हैं. तो 0.5 टू 5 माइक्रोन तक होती है. तो सेल साइज की बात करें तो 0.5 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन सेल साइज होता है. ओके, सेल वॉल. सेल वॉल की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल की और बैक्टीरियल सेल की. ठीक है, तो दिस इज द बैक्टीरियल सेल. ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है बैक्टीरियल सेल का. ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है. इसके ऊपर की जो लेयर होती है मैं हाफ में इसको बना रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ. दिस इज द सेल वॉल. ठीक है, ये इसके ऊपर में होती है सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल के नीचे का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. तो सेल वॉल जो नॉर्मली होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो हम डिस्कस करेंगे. पहले स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं. सेल वॉल के ऊपर में एक लेयर होती है, मैं डॉटेड फॉर्म में बना रही हूँ. दिस इज द कैप्सूल. ठीक है, दिस इज द कैप्सूल. दिस इज द सेल वॉल. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर इस तरह से फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाती है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से कहीं कहीं फोल्ड हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मीजोजोम्स. ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये मीजोजोम्स क्या होते हैं और क्यों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्ड हो जाती है. तो इस तरह से जगह जगह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से इनफोल्ड हो जाती है. ओके, नाउ इसके पास में एक न्यूक्लियोइड पाया जाता है. तो वो कैसा होता है भाई, एक जेनेटिक मटेरियल टाइप का इस तरह से आप बना लीजिए सेंटर में. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियोइड एंड इसके पास में पाए जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द नॉट प्लास्टिड, इट इज द प्लाज्मिड. ठीक है, इट इज द प्लाज्मिड. नाउ द साइटोप्लाज्म जो होता है वो इसके अंदर में साइटोप्लाज्म पूरी तरह से एक लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर. साइटोप्लाज्म इस तरह से इसके अंदर में पूरा भरा रहता है. ठीक है, तो दिस इज द ग्रीन पार्ट, मैं इसको बना रही हूँ, दैट इज द साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर में कुछ छोटे छोटे राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स. तो इसके अंदर में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. ठीक है, बिल्कुल सिंगल स्ट्रक्चर इस तरह से छोटे छोटे राइबोसोम्स के पाए जाते हैं. ठीक है, दिस इज द प्लाज्मिड्स.
ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं राउंड से प्लाज्मिड, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और ये अब चलिए बात करते हैं भाई स्ट्रक्चर की। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पिलाई फिम्ब्रियाई। ठीक है, इस तरह से आउटर ग्रोथ होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और एक फ्लैजिला पाया जाता है। तो फ्लैजिला आप नीचे से भी बना सकते हैं, ऐसा लॉन्ग सा फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, दिस इज द फ्लैजिला। ठीक है, दिस इज द फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला यहाँ पे पाया जा रहा है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पूरे बॉडी के ऊपर इस तरह से लॉन्ग स्ट्रक्चर बने होते हैं, कुछ यहाँ पे पिलाई बने होते हैं इस तरह से स्पाइक्स लाइक। ठीक है, दिस इज द पिलाई। तो फटाफट इसकी हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, बाकी मैं स्ट्रक्चर आपको शो कर दूंगी स्क्रीन पर। तो दिस इज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, डीएनए बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं मैं भी आपको क्लियर करती हूँ। दिस इज द मीसोसोम, द मीसोसोम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, द मीसोसोम। साइटोप्लाज्म हो गया, दिस रेड पार्ट इट इज द प्लाज्मिड्स। ठीक है, दिस इज द प्लाज्मिड। ठीक है, नाउ मीसोसोम हो गया, प्लाज्मिड, दिस इज द राइबोसोम, राउंड स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स, दिस इज द फ्लैजिला। ओके, फ्लैजिला, flagella, and this structure is the fimbriae, fimbriae। ठीक है, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई, जो स्पाइक्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो हेयर लाइक होते हैं, दैट इज द पिलाई। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, नाउ अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, हमने बोला कि जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल। ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन एक ऐसा मटेरियल होता है जो इस सेल वॉल को अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई? शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो शुगर एंड अमीनो एसिड को प्रोवाइड कराएगा कौन? ये पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन इट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल और मॉलिक्यूल व्हिच प्रोवाइड द अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन ऑफ शुगर इन द सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की इन प्रोकैरियोटिक सेल। भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करें तो 40 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है। मीजोसोम्स, मीजोसोम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। और क्वेश्चंस भी यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं स्टूडेंट? What is the function of mesosome and where is it present? तो function of mesosome क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। But mesosome is present in the prokaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल में mesosome present नहीं होते हैं। अब इसका रीजन क्या है? Why mesosome are present only prokaryotic cell, not in eukaryotic cell? Just because of in eukaryotic cell mitochondria are present, and mitochondria it is the powerhouse of the cell. सेल है तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। सो प्लांट सेल, एनिमल सेल, बोथ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वहां पर उसे मेसोसोम की जरूरत नहीं पड़ती है। बट प्रोकैरियोटिक सेल आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, मींस इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब नहीं पाया जाएगा तो सेल को एनर्जी कैसे मिलेगी? पावर हाउस ऑफ द सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अगर वो नहीं है तो इस सेल को एनर्जी कैसे मिलेगी? भाई ये प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है, लेकिन इसको भी तो एनर्जी चाहिए, है ना? तो इसको एनर्जी के लिए ये मीजोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये मीजोसोम इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। और ये जो मीजोसोम्स होते हैं, आपको देख रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जगह जगह पे इनफोल्ड हो जाती है। तो आप सपोज करिए कि जो मीजोसोम है ये इस तरह से बैक्टीरियल सेल है, दिस इज द मेम्ब्रेन, और ये देखिए मेम्ब्रेन इस तरह से इनफोल्ड हो गई।
ठीक है, ये मेम्ब्रेन इस तरह से इनफोल्ड हो गई, दिस इज द मीसोसोम। यही स्ट्रक्चर हमारा क्या बना रहा है, मीसोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जगह जगह पे इनफोल्ड हो जाना और फॉर्मेशन ऑफ मीसोसोम बनाना, तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने जगह से इनफोल्ड हो जाती है तो मीसोसोम का फॉर्मेशन करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि दिस सेल इज नीड टू एनर्जी एंड दिस मीसोसोम जो होता है वो उसको एनर्जी के फॉर्म को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो मीसोसोम का जो मेन फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से मीसोसोम बनता है और न्यूक्लियोइड के अंदर में जब डिवीजन होता है तो उस समय उसको एंजाइम्स प्रोवाइड कराने का काम करता है ये मीसोसोम। ओके, सो मीसोसोम प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट इन द यूकैरियोटिक सेल। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं बट प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ सेल नहीं पाया जाता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है और मीसोसोम का फॉर्मेशन करती है। ओके, नाउ द रेस्पिरेटरी एंजाइम, भाई देखिए मीसोसोम मैंने अभी आपको बताया कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, न्यूक्लियोइड इसके अंदर पाया जाता है बिकॉज न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या होता है। मीसोसोम हैव अ रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये जो मीसोसोम्स होते हैं इनके पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम, रिस्पायरेटरी एंजाइम। आप यहाँ से इसको मार्क कर लीजिए कि इस मीसोसोम के पास में ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या करते हैं भाई, एंजाइम्स है तो सेल के जो फंक्शन होते हैं, जैसे न्यूक्लियोइड का फंक्शन है, सिंगल क्रोमोसोम इसके अंदर पाया जाता है, तो उसमें जब सेल डिवीजन का पार्ट होता है, वैसे तो इसमें जो सेल डिवीजन होती है हम आगे अभी डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे, अमाइटोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, असेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी फिजन होता है, उस समय में सेल को एंजाइम प्रोवाइड कराती है ये मीसोसोम सेल। ओके, नाउ देखते हैं स्टूडेंट की डिफरेंट स्ट्रक्चर और क्या है।